नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईवीएस सेक्शन से जो हमने टॉपिक लिया है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मीन्स पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एवं क्षेत्र, इससे संबंधित प्रश्न करेंगे जो सीटेट में आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो डियर वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। तो डियर सभी को पता है पर्यावरण होता क्या है। इन्वायरमेंट ये होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। तो परि इसमें इसका जो अर्थ है परि का चारों ओर और आवरण का मीनिंग है घेराव। तो चारों ओर का जो आवरण होता है, घेराव होता है, उसे कहते हैं पर्यावरण। और इसमें जो आपके कारक आते हैं भौतिक कारक, जैविक कारक और सांस्कृतिक कारक इसमें आते हैं। इनका प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। ठीक है। और डियर ये जो है पर्यावरण, तो पर्यावरण की जो शिक्षा होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और ये जो प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण मीन्स आवश्यक माना जाता है। तो ये था थोड़ा बेसिक। अब पढ़ते हैं इसके बारे में जो क्वेश्चन है, बीच बीच में हम आपको थोड़ी डिस्क्रिप्शन देते रहेंगे। फर्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है। तो भौतिक कारक जो इसमें पूछा है, ठीक है, जो पर्यावरण है उसके 3 कारक हैं, भौतिक कारक, जैविक कारक, सांस्कृतिक कारक। और जिनमें भौतिक कारक में बताना है कौन कौन से आते हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य, वायु या सूक्ष्म जीव। तो इसका सही आंसर जो होगा भौतिक कारक। तो डियर इसमें जो जो आते हैं जैसे आपकी जल हो गई, वायु, मिट्टी, खनिज, चट्टान, सौर ऊर्जा, धरातल की संरचना, अग्नि, भूगोलिक स्थिति, भौतिकी, तो ये सब भौतिक कारक में आते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वायु भौतिक कारक है पर्यावरण का। ओके। अगला है पर्यावरण के कारक हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है भौतिक कारक, जैविक कारक, सांस्कृतिक कारक, ये सभी, तो ये तीनों ही जो कारक हैं ये पर्यावरण के कारक हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए, या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों में देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा कि उसमें जो कथन सत्य नहीं है, ठीक है, तो जो नहीं है सत्य वो है कि जो पर्यावरण अध्ययन है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में इसका जो संबंध है मानव स्वास्थ्य से भी है और इसमें सब इंक्लूड इसमें किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो प्राइमरी कक्षा से होनी चाहिए और जो परिस्थितियाँ होती हैं, विभिन्न परिस्थितियाँ जो वर्तमान में हैं उनको देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। और डियर ये जो शिक्षा है पर्यावरण शिक्षा प्राइमरी लेवल से क्यों कहते हैं कि ये प्रारंभ होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने जीवन में पर्यावरण का जो महत्व है उसको आत्मसात कर सके। इसलिए उनके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित जो शिक्षा है प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में इनको शामिल किया जा सके और बच्चों में अच्छी आदतें डालकर, ठीक है, अच्छी आदतें डालकर उनको पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनको सजग बनाएं। ठीक है। तो ये जो कार्य है हमें प्राथमिक स्तर पर ही प्रारंभ करना होगा। ठीक है। अगर आजकल जो पर्यावरण प्रदूषण है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इनसे बच्चों को अवगत कराना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा है वो प्राथमिक कक्षा से ही शुरू होनी चाहिए। ओके। अगला है पर्यावरण का जैविक कारक है। तो ऑप्शन हमें बताना है सूक्ष्म जीव, मिट्टी, राजनीतिक स्थिति या वायु। तो इसका सही आंसर जो होगा डियर वो मैंने आपको पहले बताया है कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें 3 कारक है, भौतिक कारक, जैविक कारक, सांस्कृतिक कारक। तो जैविक कारक में क्या क्या आते हैं आपके, पेड़ पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए और प्राणी हैं जो, तो जैविक कारक में आते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आपके जैविक कारक हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो डियर जो पर्यावरण अध्ययन है उसके शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर जो होगा डियर आपकी जो विषय वस्तु होती है उसका चयन सामाजिक
परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। और भिन्न भिन्न जो विषय हैं उनका एकीकरण होना चाहिए, जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उनका एकीकरण होना चाहिए। और पाठ्यक्रम द्वारा जो आपका करिकुलम है उसके द्वारा छात्रों के सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक पक्ष जो है उनका विकास है जो उन पर बल दिया जाना चाहिए ताकि उनमें ये सब डेवलप हो। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है। तो पर्यावरण अध्ययन का जो क्षेत्र कहलाता है बताना है पारिस्थितिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी या ये सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के जो क्षेत्र कहलाते हैं तो वो है पारिस्थितिकी भी है, पारिस्थितिकी जिसको इकोलॉजी बोलते हैं, जिसमें जो जीव हैं और उनका जो वातावरण है उसके आपसी संबंध का जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी कहलाता है, इसका क्षेत्र है ये। और जनसंख्या तथा प्रदूषण जो पारिस्थितिकी है इसके दो महत्वपूर्ण ये विषय हैं। और वर्तमान में संपूर्ण पर्यावरण परिवर्तन इन्हीं दो विषयों से संबंधित है और इसीलिए पर्यावरण जो है पारिस्थितिकी पर्यावरण अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो पारिस्थितिकी इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। और अगला डियर जो है जैव प्रौद्योगिकी जो होता है इसको वर्तमान युग में जैव प्रौद्योगिकी का युग इसको कहा जाता है। और पर्यावरण तथा जैव प्रौद्योगिकी का एक दूसरे से गहरा संबंध होता है और जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही पर्यावरण संरक्षण है और जो पर्यावरण की गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए विविध प्रयास इसके लिए किए जा सकते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी जैव प्रौद्योगिकी सहायक है। तो ये पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है। अगला जो है वानिकी। तो वानिकी जो है ये वृक्षों का प्राकृतिक समूह वन कहलाता है और आज के समय में वृक्षों के महत्व को देखते हुए इन्हें हरा सोना कहा जाने लगा है। और वनों के प्रबंधन को वानिकी कहते हैं, जो वनों के प्रबंधन है उनको वानिकी कहते हैं। और वानिकी के लिए विश्व के लगभग सभी देशों की सरकारों ने अलग से वन विभाग बनाया है। पहले वनों को संरक्षण देना केवल मीन्स सरकार का ही कार्य होता था, लेकिन अब ये क्या किया जाए कि ये जो वन है वो अपने हमारे मीन्स उसकी समाज की धरोहर है माना जाता है। और सरकार के साथ साथ समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है, नागरिक है, उनका सबका अपना एक नैतिक कर्तव्य है कि वो वनों के संरक्षण के लिए, ठीक है, वो अपना नैतिक योगदान दे। ये नहीं है कि वो सरकार ही योगदान देगी, सबको अपना योगदान देना चाहिए, वनों को कम काटना चाहिए। तो ये पर्यावरण अध्ययन के मीन्स मेनली माने जाते हैं। तो एक डेयर इसमें मीन्स आता है क्षेत्र जो मानव स्वास्थ्य से है, क्योंकि मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। और मानव के जो अनेक रोग होते हैं वो पर्यावरण के माध्यम से ही फैलते हैं। जैसे ये माध्यम वायु हो गया, जल, मिट्टी, ये हो सकते हैं जिनसे अनेक रोग होते हैं। और पर्यावरण के कई परिवर्तन सीधे ही मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए मानव स्वास्थ्य जो है वो पर्यावरण अध्ययन का आवश्यक क्षेत्र है। तो ये तो तीनों है ही मोस्टली, लेकिन एक अलग से भी है मानव स्वास्थ्य। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला है निम्नलिखित में से किस विषय से पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक गहरा संबंध है? गणित, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान। तो इसका किस विषय से पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक गहरा संबंध है? तो वो हमारा है भूगोल से। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए? तो किसका किया जाना चाहिए? स्वास्थ्य एवं पोषण, भूगोल, जैव विज्ञान, जीव विज्ञान या ये सभी। तो किसके अंतर्गत किस विषय का अध्ययन किया जाता है? स्वास्थ्य एवं पोषण का भी किया जाता है, भूगोल का भी किया जाता है, जीव विज्ञान का भी किया जाता है, इसमें सब इंक्लूड होते हैं। सो डी ऑप्शन इज राइट। अगला है पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है? तो ऑप्शन है बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा, या बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि बालक के भविष्य में इसका क्या संबंध है? तो जो बालक है वो भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का सांस्कृतिक कारक है? भौगोलिक स्थिति, पेड़ पौधे, आर्थिक गतिविधियां या मिट्टी। तो इसका सही आंसर जो है डियर भौगोलिक स्थिति। ये जो है भौगोलिक स्थिति ये तो हमारा भौतिक कारक में आता है, तो ये तो नहीं होगा। पेड़ पौधे आपके जैविक कारक में होते हैं, ये भी नहीं होगा। मिट्टी जो है वो आपकी
मीन्स उसमें आती है भौतिक कारक में, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो आर्थिक गतिविधियां हैं ये आपके सांस्कृतिक कारक में आते हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उनकी जो अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट है, उसको समझने में असमर्थ होता है? तो ऑप्शन जो है डी 5 आएगा यहाँ पर, 5 से 7 वर्ष, और 1 से 2 वर्ष यहाँ आएगा, 1 से 2 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में है, किस आयु वर्ग का बालक है वो? तो वो 5 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो जो पर्यावरण में घटनाएं होती हैं उनको तो अधिक समझता है, अधिक जिज्ञासा रखता है, लेकिन उनकी जो अवधारणाएं होती हैं, उनके पीछे के कंसेप्ट होता है, वो समझने में वो असमर्थ होता है। तो 5 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना, स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना, बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना, या स्वच्छता पर व्याख्यान देने के बाद इसके लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। तो इसमें जो पूछा है कि तीसरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनमें पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधी शिक्षा प्रदान करनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो होगा वो है कि बच्चों के शरीर से, उनकी बॉडी से, उनके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी जो आदतें हैं उनका विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियां वो करवा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है, सौर ऊर्जा है पर्यावरण का कारक, तो बताना है सौर ऊर्जा किसमें आती है? भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया है सौर ऊर्जा वो आपकी भौतिक कारक में आता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक जो क्रियाएं हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करती है, तो कहलाती है, मैंने पहले आपको बताया है, भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी या पर्यावरण अध्ययन। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है, क्विज का क्वेश्चन है 14 का। ओके, नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? तो बताना है, विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें योगदान करना, विद्यालय में होने वाली समारोहों के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई, पर्यावरण जागरूकता के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में बच्चों को संलिप्त करना, या बालकों की शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते रहना जो कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हो। तो इसमें जो पूछा है कि डियर कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसके शिक्षक होने के नाते आप इनमें से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? तो सही आंसर जो होगा डियर, जो विद्यालय परिसर है उसकी स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे और उसकी आवश्यकता पड़ने पर खुद भी सहयोग करेंगे। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो करना चाहिए इन्वायरमेंट के टीचर को। विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान की पेड़ पौधों की कटाई करना, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। सीटेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो सही आंसर इसमें पूछा है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में जो पर्यावरण अध्ययन है उसको उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, क्योंकि डियर जो चिंतन है, ताकि उनका जो थिंकिंग स्किल है, ठीक है, वो डेवलप हो सके, बच्चों को अनेक अवसर उपलब्ध हो सके, इसीलिए उनमें पर्यावरण अध्ययन को इंक्लूड किया गया है। तो सही आंसर जो होगा उनकी जो जानकारी है उनको वास्तविक जानकारी से बाहरी दुनिया से जोड़ना, तो वो सही होता है, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि सीटेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ऑप्शन है यह आंकलन में विश्वनिष्ठा को कम करता है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, यह आंकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, या यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो सही आंसर जो होगा, ये जो परिवर्तन है इसलिए किया गया है कि जो शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, है ना, कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और वो क्या समझे हैं इस लेसन के दौरान। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है। और डियर सभी को पता है जो पर्यावरण शिक्षा होती है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से दोनों प्रकार से वो चलनी चाहिए, औपचारिक अनौपचारिक तरीके से। और इसकी जो शुरुआत है प्राथमिक स्तर पर ही इसकी होनी चाहिए। और सभी को पता है ये बात तो कि जो पर्यावरण संरक्षण है उसके दृष्टिकोण से अनुशासन और नियमों का पालन करते हुए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जो भी आप कार्य करते हो, उससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, है ना। और पर्यावरण समस्या जो है उसकी जो जटिलताएं हैं उसको समझना चाहिए, और उसकी जो समस्या समाधान की जो क्षमता है और विश्लेषण एनालाइज जब आप करते हो उसके चिंतन के विकास के लिए यह आवश्यक है कि जो इसकी शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ होनी चाहिए, है ना। तो डियर यही था आज का जो टॉपिक था, जो हमने समझा है कंसेप्ट के बारे में और इसके जो क्षेत्र हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हिट द लाइक, लीव अ कमेंट्स, प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।